नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आप भूले नहीं होंगे वो दिन जब नीतीश कुमार ने बड़े उछल-उछल करके जातीय जनगणना के आंकड़े मीडिया के सामने रखे थे। और अब देखिए, उन आंकड़ों का हिंदुओं को बाँटने का क्या असर हुआ। मोदी, शाह ने एक ही पटकनी में सब धराशायी कर दिए। हिंदुओं को बाँटने की साजिश का एक बड़ा झटका और मिलना भी बाकी है और वो झटका कौन देने वाला है? भगवान श्री राम। कैसे देंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, हिंदुओं को बाँटने में नीतीश ही नहीं, राहुल गांधी और उनके जो पिछलग्गू साथी थे इंडिया अलायंस के, वो भी सब इसमें शामिल थे क्योंकि जब स्टालिन के बेटे ने सनातन पर कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया और बुरा-भला कहा, तो इंडिया अलायंस का एक भी नेता, एक भी घटक दल बोला नहीं, सबके मुँह में दही जमा हुआ था। अब श्री राम ही इनसे निपटेंगे। उन्होंने मोदी को ये काम सौंप दिया है और ये काम दोस्तों पूरा भी हो गया है। वो कैसे? राम जन्मभूमि, राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण और अब उसका उद्घाटन होना बाकी है। और ये भी जान लीजिए कि जातीय कार्ड इसलिए उछाले जा रहे थे ताकि हिंदू एकजुट ना हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातिगत पार्टियों की हवा निकाल दी है और भाजपा ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के नाम पर उन 9 नामों की घोषणा की है, जिसका अंदाज किसी को नहीं था। मतलब किसी के ख्वाबो-ख़याल में भी उनके नाम नहीं थे। इन 9 नामों ने विपक्षी गठबंधन की हिंदुओं की एकता को जो खंडित करने वाली साजिश थी ना, वो एकदम से मटिया-मेट हो गई है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले इतना शोर मचा रहे थे राहुल गांधी, ओबीसी ओबीसी और इंडिया अलायंस गठबंधन की जो दूसरी पार्टियां थी लाइक सपा, आरजेडी, जेडीयू, वो भी बड़ा गला फाड़ रहे थे, जिनकी जितनी संख्या भारी। ये नारा आपको याद होगा, इस पे जातिगत कार्ड खेला जा रहा था। ये सभी राजनीतिक दल पूरे देश के हिंदुओं को जातीय रूप से राजनीतिक तौर पे टुकड़े-टुकड़े करने की साजिश कर रहे थे। लेकिन 3 दिसंबर 2023 को जब इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तो इंडिया अलायंस और उनके साथ जो कुछ भी थे, सब बुरी तरह से पस्त हो गए। कईयों की तो जमानतें जब्त हो गईं और इसके बाद एक ही सप्ताह के भीतर भाजपा ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नामों की घोषणा कर दी। और जब 10, 11 और 12 को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा होती है, तो विपक्षी गठबंधन के नेताओं के जो उनके लटके-झटके थे, जो दाँव-पेच थे, सब खुल के बिखर गए। और एक बात आपको याद है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, रादर आई शुड से अनुशासित पार्टी है, जो सोशल इंजीनियरिंग यानी कि सोशल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ये पहली बार लेकर के आई थी। और आपको याद होगा गोविंदाचार्य, उमा भारती, राम प्रकाश गुप्ता जैसे नामों को आगे बढ़ाया और इस बार 3 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद सभी राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पदों के लिए ऐसे नाम सामने रख दिए, जिनका विरोध करते-करते अब विपक्षी पार्टियों के गले सूख गए हैं। बीजेपी ने जनजातीय, ओबीसी, ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए तो दलित, राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी वर्ग के नेताओं को उप मुख्यमंत्री बना करके फिर से अपनी सोशल इंजीनियरिंग वाली छाप जो है, उसको उन्होंने सही किया है। तो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, किस तरीके से दशकों के बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना करके मध्य प्रदेश में, यादव मुख्यमंत्री बना करके छत्तीसगढ़ में
और जनजातीय बहुल राज्य में जनजातीय व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के बाद सोशल मीडिया तक पर बीजेपी का जो कहना चाहिए उनकी से की वैल्यू बढ़ी है। कई ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं जो अब तक ओबीसी हितैषी और इंडी गठबंधन के हितैषी बनते थे, दोस्त बनते थे, उनके लिए बातें करते थे। लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोक लगा है ना, शाह का और नरेंद्र मोदी का, इसके चलते अब वो बिल्कुल शांत हो गए हैं। और ये जो एक प्लानिंग हुई है मुख्यमंत्रियों की सिलेक्शन की, ये बड़ी मज़ेदार हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल की और संख्या बल के हिसाब से जनजातीय राज्यों में सबसे बड़े राज्य में एक छत्तीसगढ़ में बीजेपी में वरिष्ठ जनजातीय नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया। और बीजेपी ने 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में उसी अपने ट्रिक का इस्तेमाल किया, यानी कि सोशल मैनेजमेंट का, और बता दिया उन्हें, पाठ पढ़ा दिया। किन्हें? विपक्षियों को। यहाँ जनजातीय मुख्यमंत्री के बाद ब्राह्मण चेहरे विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया, तो राज्य के सबसे बड़े वर्ग ओबीसी से अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाया। देखिए यही नहीं, अरुण साव भी इस समय छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। इससे आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया। वो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायक भी हैं और इस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जनजातीय, ओबीसी और सामान्य तीनों ही वर्गों को सम्मान दिया, उनका कद बढ़ाया, उनको इज़्ज़त दी। तो अब आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ये सब लोग जो अ, अपना कार्ड खेल रहे थे हिंदुओं को बाँटने वाला, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अ, यू नो चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। बहुत सारे एग्ज़िट पोल में जाने क्या-क्या कहा जा रहा था, लेकिन वो सब एग्ज़िट पोल भी गायब हो गए। अगली बार से वो ऐसे एग्ज़िट पोल देंगे भी नहीं। इस बार बीजेपी ने 2 तिहाई से अधिक सीटों पर जीत हासिल की और 11 दिसंबर को बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा कर दी और बीजेपी ने ओबीसी चेहरे शिवराज सिंह चौहान को ओबीसी चेहरे डॉक्टर मोहन सिंह यादव से रिप्लेस किया। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकल उनका कदम था बीजेपी का। तो ब्राह्मण चेहरे राजेंद्र शुक्ला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया। अब यही नहीं, बीजेपी ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। इस तरीके से एक बार फिर से अपने इस फ़ॉर्मूले से विरोधियों को इतनी ज़बरदस्त पस्त दी है ना कि वो 2024 के चुनाव तक तो साँस भी नहीं ले पाएँगे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे ख़ास बात लग रही है, वो ये है कि डॉक्टर मोहन यादव उस यादव समाज से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ओबीसी राजनीति की अगुवाई करते हैं। इन्हीं राज्यों में विपक्ष ओबीसी का खेल खेल रहा था, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के नाम की घोषणा से अब आप ये समझ लीजिए कि सपा, आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियाँ जो है ना अ, मन्नासन स्थिति में इस समय पड़ी हुई हैं। उन्हें उनकी रातों की नींद जो है गायब हो चुकी है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि डॉक्टर मोहन यादव की जो जो उनके इन-लॉज़ हैं, वो यूपी के सुल्तानपुर से हैं। ऐसे में इटावा में बहुत सारे यादव हैं, तो वो जो वोट बैंक है, उसको भी जो अखिलेश यादव का वोट बैंक था, अब अखिलेश यादव की भी नींदें हराम होने वाली हैं क्योंकि वो वोट बैंक बचाना अब नहीं लगता कि अखिलेश यादव के लिए आसान होगा। वो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और बीजेपी ने बहुत ही स्मार्टली इन लोगों को ऐसा डेंट दिया है कि मत पूछिए। चूँकि ओबीसी और ख़ास करके यादव मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति करने वाली सपा के सामने अब ये जो ट्रिक है ना बीजेपी का, सोशल मैनेजमेंट का, ये उनकी बोलती बंद करने वाला है। और
राजस्थान में बीजेपी ने 12 दिसंबर को तीसरे राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा की। ब्राह्मण चेहरे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए, लेकिन लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हुए थे। और भजनलाल के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, चुना गया है। और दिया कुमारी अजमेर राजघराने से आती हैं। वहीं प्रेमचंद जो है वो बैरवा राजस्थान से आते हैं, दलित चेहरे से। भाजपा ने उनको चुना है दलित फेस के रूप में। इस तरीके से राजस्थान में भी बीजेपी ने अपना ट्रिक बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया है। इन 9 नामों में से सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन तो है ही, साथ ही उन ब्राह्मणों के लिए भी एक संदेश है कि पार्टी उन्हें इग्नोर नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री पद मिला है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद। कई सालों पर ऐसा हुआ है, कई सालों के बाद ऐसा हुआ है कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी ने किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री पद सौंपा हो। और बहुत ही खास बात ये है कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक तौर पे सबसे ज़्यादा जागरूक ब्राह्मणों की तरफदारी अब बीजेपी को काफ़ी यू नो फ़ायदा देने वाली है। और डॉक्टर मोहन यादव का दम जो है वो यूपी और बिहार के जातीय जो उन्होंने समीकरण बना के बैठे हुए हैं, उनको वो स्मैश कर देगा। जबकि विष्णुदेव साय के साथ होने से बीजेपी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे जातीय राज्यों में फ़ायदा दिलाएँगे। तो ये जो बड़ा ये कह रहे थे कि जितना जो भारी ब्ला-ब्ला, वो सब चीज़ें अब दिखाई नहीं देने वाली। मैं समझती हूँ कि सुनने को भी नहीं मिलेंगी। जिस तरीके से जिस स्मार्ट स्टाइल से अ, शाह ने और मोदी ने ये इनकी गेम बजाई है, इंडिया अलायंस की, तो ये तो अब मुझे नहीं लगता कि इनको जल्दी होश आएगा। और जब तक इन्हें होश आएगा, तब तक तो ना जाने और कहाँ-कहाँ बीजेपी क्या-क्या कर डालेगी, जिसका शायद से किसी को अंदाज़ भी नहीं है। अब आप देखिए, मैं 370 की बात करूँ, तो ये लोग 70-75 साल से बैठे हुए थे सत्ता में, बातें करते थे, लेकिन कभी उन्होंने उस पे अमल नहीं किया। ये वो लोग हैं, जो हमेशा जब भी कोई सफलता मिलती है सरकार को, देश को, तो ये उसे मोदी से जोड़ के देखते हैं और फिर लगते हैं मोदी को बुरा-भला कहने। और अब तो इनकी आदत इतनी खराब हो चुकी है कि ये मोदी से दुश्मनी लेते-लेते अपने देश के दुश्मनों जो ज देश के लोग हैं, उनसे भी दुश्मनी लेने लगे हैं। मुझे याद आ रहा है वो 41 मज़दूर जिनके लिए ये लोग सोच रहे थे कि ये बस उस टनल में दफ़न हो जाएँ। इनको उनसे भी इतनी किस शब्द का यूज़ करूँ मैं, इन्हें ये नहीं चिंता हो रही थी कि वो बच के आ जाएँ। ये सोच रहे थे कि वो वहीं दफ़न हो जाएँ, उसके बाद फिर हम शोर मचाएँगे कि सरकार ये, सरकार वो। लेकिन देखिए, जहाँ जिसकी जैसी नीयत होती है ना, उसको वहाँ वैसा ही आगे उसके आगे सीन बनता है। तो वो मज़दूर बेचारे बच गए, लेकिन इसके साथ-साथ आप ये भी देखिए कि मोदी पल-पल की जानकारी ले रहे थे कि टनल के बाहर कौन-कौन है, कौन-कौन से अधिकारी खड़े हैं। देखिए, वीके सिंह पूरे समय वहाँ बने रहे और वहाँ के जो सीएम थे, उनको तो ऑब्वियसली वहाँ रहना ही था। लेकिन ये सब चीज़ें लास्ट मोमेंट पे लोगों को पता चलती हैं। बस यही गाए जा रहे थे कि वो तो वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, वहाँ तो ये नहीं हो रहा और इन्हें ये नहीं पता कि वहाँ पे उन मज़दूरों की जान बचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया है। क्यों नहीं बहाना चाहिए था? वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं वो। लेकिन विपक्ष को तो वो अपने अंदर ये मना रहे थे कि वो निकले ही ना। ये सोच के भी दुःख होता है कि इन लोगों की
मानसिकता ऐसी हो गई है और बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले इन्होंने जातीय कार्ड फेंका था और हिंदुओं को बाँटने की कोशिश की थी। अब जो इनकी कोशिश थी, देखिए किस तरीके से अ, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने इन्हें पटकनी दी है। अभी आगे-आगे और भी बहुत कुछ आपको सुनने को मिलने वाला है जो योगी और मोदी सोच रहे हैं। योगी इसलिए हमेशा मुँह में आता है क्योंकि योगी जो है वो भी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बेसिकली अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत कुछ करने वाले हैं और आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि अचानक से वो क्या-क्या कर सकते हैं। आजकल अगर आपकी नज़र हो, सदन चल रहा है शीतकालीन, तो आप सुन ही रहे होंगे कि वहाँ क्या-क्या चीज़ें बोली जा रही हैं। वो दिन दूर नहीं है जब पीओके भी भारत का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अब ये इंडिया अलायंस और विपक्षी दल क्यों बोलेंगे ऐसी बात? क्योंकि इनके बस का तो कुछ है ही नहीं, इन्हें तो कुछ करना ही नहीं था। अब देखिए आगे-आगे आने वाले दिनों में क्या-क्या होता है और दोस्तों आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक बात जो मैं हर बार कहती हूँ, मैं अभी भी ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और एक बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को विस्तार दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सबसे पहले मेरे कंटेंट आपको मिल जाएँगे। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।